हेलो साथियों, एमएस ज्ञान एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यूपीएसआई 2025-26 के लिए हम यहाँ पर टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पर जो आपका सैटरडे को वीकली मॉक टेस्ट आता है, मेगा अल्टीमेट मॉक टेस्ट, उसको हम यहाँ पर उसके जीएस के प्रश्नों के एनालिसिस करने वाले हैं। आज है 21 फरवरी, तो आइए शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी वीडियो को एंड तक ध्यान से देखेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पर RWA के वीक जो आपके 40 प्रैक्टिस सेट की जो बुक है, उसके जीएस की और हिंदी की यहाँ पर आपकी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर हम डेली, ठीक है, मॉक टेस्ट का या प्रैक्टिस सेट का वहाँ पर भी एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, ठीक है, इस मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न क्या था? देखिए, पहला प्रश्न था हमारा, आरबीआई का कौन सा उपकरण खुले बाजार में सरकार द्वारा जारी ब्रांड की खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है? तो आपका तरलता समायोजन सुविधा, नैतिक सुझाव, सीमांत खड़े होने की सुविधा या खुला बाजार परिचालन। तो देखिए, प्रश्न में ही हमारा लिखा हुआ है खुले बाजार में सरकार द्वारा जारी बॉन्ड की खरीद और बिक्री को संदर्भित कौन करता है? तो आपका खुला बाजार परिचालन या ओपन मार्केट ऑपरेशन, डी आंसर इसका यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा धनायन है? देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा धनायन है? अब देखिएगा, अगर हम बात करें नाइट्रेट आयन, तो आपका नाइट्रेट आयन क्या होता है? NO, ठीक है, NO3 माइनस। हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है आपका? OH माइनस। अमोनियम आयन होता है आपका NH4 प्लस। और कार्बोनेट आयन होता है आपका CO3 डबल माइनस। तो आपका धनायन कौन सा है यहाँ पर? अमोनियम आयन, NH4 प्लस धनायन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, निम्नलिखित में से कौन विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के संदर्भ में सिफारिश करता है? तो फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन यहाँ पर तय करता है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नाबार्ड, कृषि लागत और मूल्य आयोग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो देखिए, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम मूल्य वर्ग है, और इसकी जो सिफारिश करता है यहाँ पर कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और 2009 में कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर इसको तय किया गया था। कब तय किया गया था? 2009 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधानों को कहाँ से लिया गया था? देखिए, अगर हम बात करें आपातकालीन प्रावधानों को कहाँ से लिया गया है, ठीक है, तो आपातकालीन प्रावधानों को जो लिया गया है भारत के संविधान में, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन थे आपके सामने? जर्मनी का वीमर संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935, सोवियत संघ का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। तो हमारा सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। अब अगर हम बात करें कि आपका आपातकालीन उपबंधों को भारत के संविधान के किस भाग में रखा गया है, तो हमारा भाग 18 में रखा गया है। और आर्टिकल आपका कौन सा है? 352 से 360 के बीच में इनको रखा गया है, आपातकालीन उपबंधों को रखा गया है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन के बारे में, ठीक है, तो आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया है। देखिए, जर्मनी का संविधान भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, भारत में आपातकाल से संबंध रखता है। लेकिन में आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, जो आपका यहाँ पर क्या होता है, निलंबन होता है, ये आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया है, जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। अगर प्रश्न पूछा जाएगा भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधानों को कहाँ से लिया गया है, तो आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। और अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो आंसर होगा आपका जर्मनी का वीमर संविधान। तो आपको ध्यान रखना है, सोवियत संघ के संविधान से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है, यानी फंडामेंटल आपका ड्यूटीज को लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, भारत की सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? देखिए, भारत की सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्यमंत्री या सेना अध्यक्ष? तो भारत के राष्ट्रपति भारत की रक्षा सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। ये आपकी सैन्य शक्ति होती है, राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति होती हैं। राष्ट्रपति की जब हम शक्तियों की बात करते हैं, तो हम राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, आपकी न्यायिक शक्ति, सैन्य शक्ति, ये सभी शक्तियाँ हम वहाँ पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा भारत की रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति की भूमिका ज़्यादातर औपचारिक प्रकृति की होती है,
जिसमें दिन प्रतिदिन के कार्यों को सेना प्रमुख और अन्य अधिकारियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है आपका आपातकाल के बीच पारित अति विवादित संशोधन कौन सा था। देखिए कौन सा संशोधन आपका आपातकाल के दौरान पारित हुआ है, 43वां, 41वां, 42वां या 44वां। देखिए 1976 में 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम आपका आता है। 1976 में 42वां संवैधानिक संशोधन, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस संशोधन के द्वारा बहुत सारे परिवर्तन जो है भारत के संविधान में किए गए थे, इसीलिए इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। और ये सबसे ज़्यादा विवादित रहा था जो आपका आपातकाल चल रहा था 1975 से, ठीक है। दूसरा और तीसरा आपातकाल यहाँ पर लगातार चल रहा था, तो इसी दौरान ये आपका संशोधन किया गया और इस संशोधन के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया, 7वीं अनुसूची के 5 विषयों को राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में रखा गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे संशोधन यहाँ पर किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया है, जर्मनी, जापान, स्पेन या फिर आयरलैंड। तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है और इनको भारत के संविधान में भाग 4 के अंतर्गत रखा गया है। भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 के बीच राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जगह दी गई है। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, तो राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। तो ये 2 पॉइंट और हैं जो कि आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 क्या है, निम्नलिखित में से कौन फुटबॉल से संबंधित है। देखिए फुटबॉल से संबंध किसका है निम्नलिखित में से, तो अगर हम यहाँ पर बात करें नोवाक जोकोविच, डेविड बेकहम, एंडी मरे और आंद्रे अगासी, तो देखिएगा यहाँ पर नोवाक जोकोविच का संबंध किससे है। नोवाक जोकोविच का संबंध जो है ये टेनिस खिलाड़ी है, ठीक है, ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। डेविड बेकहम आपका इन्हीं का संबंध यहाँ पर आपका फुटबॉल से है, ठीक है, डेविड बेकहम का ही संबंध फुटबॉल से है। एंडी मरे ये भी पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है, ये भी टेनिस के खिलाड़ी हैं। और आंद्रे अगासी ये भी आपके टेनिस के खिलाड़ी हैं। तो इनमें से 3 जो है वो टेनिस प्लेयर थे और एक है डेविड बेकहम, ये कहाँ के हैं, ये आपका अंग्रेजी फुटबॉलर है, ठीक है, ये सेवानिवृत्त अंग्रेजी फुटबॉलर हैं, इंग्लैंड से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है। देखिए अनुच्छेद 15 की अगर हम बात करें समानता के अधिकार से है क्या, शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर आपका स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए आर्टिकल 15 आपका किस में आएगा, ये 14 से 18 के बीच आएगा, 14 से 18 के बीच आएगा। और 14 से 18 के बीच जो हमारा आता है वो कौन सा अधिकार आता है, समानता का अधिकार। तो आंसर आपका हो जाएगा समानता का अधिकार, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करें तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को रखा गया है और आर्टिकल 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकारों को जगह दी गई है। मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। एक संपत्ति के मौलिक अधिकार को यहाँ से हटा करके विधिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। देखिए हीराकुंड परियोजना की अगर हम बात करें तो महानदी पर है क्या, गोदावरी, दामोदर या फिर सतलुज नदी पर है। देखिए हीराकुंड बांध परियोजना ये बाढ़ नियंत्रण के लिए, सिंचाई के लिए और बिजली उत्पादन के लिए एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ये महानदी के तट पर अवस्थित है, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये उस ओडिशा में है और इस नदी पर सबसे लंबा मिट्टी का बांध बनाया गया है, हीराकुंड बांध, ठीक है, ये आपका महानदी पर है हीराकुंड बांध परियोजना। महानदी की अगर हम बात करें इसका उद्गम कहाँ से होता है तो रायपुर की सिंघावा पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, ठीक है, और इसको ओडिशा का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उड़ीसा का शोक भी इसको कहा जाता है। और पारादीप बंदरगाह महानदी के मुहाने पर ही स्थित है। तो कई सारे पॉइंट हमारे हो गए हैं, पारादीप बंदरगाह, उड़ीसा का शोक, सिंघावा नामक पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है छत्तीसगढ़, ठीक है, आसपास, और आपका महानदी उड़ीसा की सबसे लंबी नदी है। एक ऑप्शन आपका, एक जो है स्टेट, ये आपका हम कहें फैक्ट आपका ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने की शुरुआत की जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च था और इसीलिए उसकी शक्ति भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक थी। सरकार की स्टोर नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इंपीरियल पॉलिसी या फिर पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटोसी, सर्वोच्चता का सिद्धांत। तो आपका लॉर्ड हेस्टिंग ने कौन सा सिद्धांत यहाँ पर लागू किया था, सर्वोच्चता का सिद्धांत, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी, यहाँ पर आपका 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स की अगर हम बात करें 1813 से 1823 तक भारत का गवर्नर
जनरल रहा 1813 से 1823 तक। इसी ने ही यहाँ पर आपका पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी यानी सर्वोच्चता का सिद्धांत को लागू किया था। आगे चलते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को लेकर के आया था यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, इसको लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति भी हम यहाँ पर कहते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो कि 1848 ईस्वी में भारत में गवर्नर जनरल बनकर के भारत आया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सरकार की एकात्मक विशेषता क्या है? देखिए, सरकार की दो विशेषताएं होती है, संघात्मक और एकात्मक विशेषताएं। सरकार की अगर हम एकात्मक विशेषता की बात करें तो लिखित संविधान, अखिल भारतीय सेवाएं, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका। तो इनमें से कौन सी यहाँ पर सरकार की एकात्मक विशेषता है? देखिए, अखिल भारतीय सेवाओं के गठन करने का प्राप्त जो यहाँ पर अधिकार है केवल संसद को है, और संसद में भी यहाँ पर राज्यसभा को ज़्यादा अधिकार है। एकात्मक विशेषताओं में क्या जाता है? राज्यों का संघ, नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों की सीमाओं को बदलने की शक्ति, विधानमंडल में असमान प्रतिनिधित्व, एकल संविधान। ठीक है और आपका यहाँ पर एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान और अखिल भारतीय सेवाएं, ये सभी प्रावधान आपके एकात्मक विशेषताएं हैं। लिखित संविधान ये एकात्मक नहीं है। शक्तियों का विभाजन ये संघात्मक है। स्वतंत्र न्यायपालिका, इसका भी संबंध यहाँ पर एकात्मक संविधान की विशेषताओं से नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है वो निम्नलिखित में किस पहलू से संबंधित है? तो चलिए देखते हैं, आइए। आधिकारिक भाषाएं, भूमि सुधार, दल बदल विरोधी, पंचायती राज। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो आधिकारिक भाषाएं जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में, किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है। भूमि सुधार का संबंध 9वीं अनुसूची से है। दल बदल विरोधी कानून, इसका संबंध जो है 10वीं अनुसूची से है। पंचायती राज का संबंध आपका 11वीं अनुसूची है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची मूल संविधान में नहीं थी, इसको 52वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1985 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या कह रहा है जी? कथन और कारण वाला सवाल है। कथन है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित एक विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं। तो हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं, इसमें कोई यहाँ पर आपका दो राय नहीं है। आगे अगर हम बात करें, कारण क्या दिया हुआ है? कारण दिया हुआ है कि आपका यह शक्ति विवेकाधीन है और इसका प्रयोग तब किया जा सकता है जब विधेयक उच्च न्यायालय की स्थिति को प्रभावित करता है या इसमें केंद्रीय कानूनों के विपरीत प्रावधान होते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है आपके, और सही व्याख्या भी कर रहा है। आंसर हो जाएगा आपका बी, जो कि सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका उच्च न्यायालय की स्थिति को, अगर हम बात करें विधेयकों को आरक्षित करने की राज्यपाल की शक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 से प्राप्त होती है। ठीक है, आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल अनुच्छेदों को यहाँ पर आरक्षित कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि राज्यपाल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में राष्ट्रपति के विचार के लिए कुछ विधेयकों को आरक्षित कर सकते हैं। इस विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग उन मामलों में किया जाता है जहाँ विधेयक संविधान या संसद द्वारा अधिनियमित मौजूदा कानूनों के साथ संघर्ष कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपका राज्यपाल इसको संरक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तटीय मैदानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी तटीय मैदानों के विपरीत ये व्यापक मैदान है जिनकी औसत चौड़ाई 120 किलोमीटर है। देखिए, पूर्वी तटीय मैदानों के बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। पहला स्टेटमेंट आपका हो गया। दूसरा, इस मैदान को महानदी और कृष्णा नदियों के बीच उत्तरी सरकार के रूप में जाना जाता है। महानदी और कृष्णा नदी के बीच उत्तरी सरकार के रूप में जाना जाता है, दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा है, मैदानों का एक बड़ा हिस्सा तटीय क्षेत्र के जलोढ़ भराव के परिणाम स्वरूप बनता है। तो आइएगा, यहाँ पर हमें सही कथन का चयन करना है। पहला कथन है आपका, पश्चिमी तटीय मैदानों के विपरीत ये व्यापक मैदान है जिनकी औसत चौड़ाई 120 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। पूर्वी तटीय मैदान जो है यहाँ पर पश्चिमी तटीय मैदानों की अपेक्षा व्यापक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर आपका सही है। दूसरे की अगर हम बात करें, इस मैदान को महानदी और कृष्णा नदियों के बीच उत्तरी सरकार के रूप में जाना जाता है। देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें, आपका जो महानदी और कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र है वहाँ पर इस जो है मैदान को, पूर्वी तटीय मैदान को उत्तरी सरकार के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है। मैदानों का एक बड़ा हिस्सा तटीय क्षेत्र के जलोढ़ भराव के परिणाम स्वरूप बना है, ये भी बिल्कुल सही है। तीनों यहाँ पर सही है, आपका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3।
डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संशोधन ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रिवी पर्स और विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया? ठीक है, किस संशोधन ने यहाँ पर आपका, तो 31वां संशोधन अधिनियम, 24वां संशोधन अधिनियम, 26वां या फिर 25वां? तो देखिए, प्रिवी पर्स को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? 26वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971 ने भारत में रियासतों के पूर्व शासकों के प्रिवी पर्स और विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया था। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी। और ये 1971 की घटना है और ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में हुई थी। प्रिवी पर्स क्या होता है? प्रिवी पर्स भारत की स्वतंत्रता के बाद एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान रियासतों द्वारा हस्ताक्षरित विलय पत्र के हिस्से के रूप में पेश किया गया था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर है 17। बैक हैंड स्ट्रोक्स, बैक हैंड स्ट्रोक्स निम्न में से किससे जुड़ा है? टेनिस, वॉलीबॉल, तीरंदाजी या फिर शतरंज? ये शब्द किससे जुड़ा हुआ है? टेनिस के सभी खेलों में 6 बुनियादी स्ट्रोक होते हैं। सर्व, फोरहैंड ग्राउंड स्ट्रोक, बैक हैंड ग्राउंड स्ट्रोक, फोरहैंड वॉली, बैक हैंड वॉली और ओवरहेड स्मैश। तो यहाँ पर आपका ये टेनिस से संबंधित है। कौन सा आंसर? यहाँ पर आपका फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है WPL 2026 में कितनी टीमों ने भाग लिया और लीग चरण का प्रारूप क्या था? ठीक है, तो WPL में कितनी टीमों ने भाग लिया था? WPL में आपका 5 टीमों ने भाग लिया था। ठीक है, WPL 2026 ने अपनी स्थापित संरचना को बरकरार रखा, जिसमें 5 फ्रेंचाइजी खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थी। टूर्नामेंट में 5 टीमें शामिल थी। कौन कौन सी थी आपकी? मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स। अगर हम बात करें, प्रारूप में एक डबल राउंड रॉबिन लीग चरण का पालन किया गया, जहां प्रत्येक टीम ने 8 मैच खेले। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? लीग का चरण रूप का प्रारूप क्या था? डबल राउंड रॉबिन। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। 5 टीमें और डबल राउंड रॉबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अनुप्रयोग से संबंधित है? देखिए, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अनुप्रयोग से आर्टिकल 36 में क्या है आपका? राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की वही परिभाषा है जो आर्टिकल 12 में दी गई है। 37 में है आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या हैं? ये अपरिवर्तनीय है, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। तो आपका आर्टिकल 37 यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। 39 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि राज्य जो है यहाँ पर 38 की अगर हम बात करें पहले, तो 38 में आपका राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को बनाएगा। ठीक है, और 39 में आपका समान न्याय और आपका समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, ये यहाँ पर रखा गया है। सभी नागरिकों के लिए जीविका के पर्याप्त साधन राज्य यहाँ पर बनाएगा। 20 है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के 11वें मौलिक कर्तव्य का पूरक है? कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के 11वें मौलिक कर्तव्य का पूरक है? तो आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21A। देखिए, 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो आपका शिक्षा से संबंधित है और आर्टिकल 21 है, ये भी शिक्षा से संबंधित है और इसको 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा 2002 में जोड़ा गया है। 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार के रूप में इसको शामिल किया गया है। क्लोरीन की विरंजन क्रिया द्वारा होती है। देखिए, क्लोरीन की विरंजन क्रिया की अगर हम बात करें तो ये अपघटन के द्वारा होती है कि जल अपघटन, अपचयन या ऑक्सीकरण? तो ये आपका ऑक्सीकरण के द्वारा होती है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 16 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के पार 5 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य होता है? देखिए, अगर हम बात करें आपका विभवांतर की, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की या फिर आपका पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें तो आपका क्या होता है? वी बराबर आपका क्या होता है? वी बराबर यहाँ पर होता है हमारा W/Q। ठीक है, प्रति आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है? विभवांतर होता है। तो आपके V की वैल्यू 16 वोल्ट है, कार्य की वैल्यू हमें बतानी है और आवेश है आपका 5 कूलाम। तो आपका कितना हो जाएगा?
डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी आपकी 16 गुणा 5 यानी 16 पंजे 80 जूल। तो कार्य की जो यूनिट होती है वो जूल होती है, 80 जूल, यानी डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23। आपको अपने शहर में आसन आतंकवादी हमले के बारे में सूचना मिलती है, पुलिस अधिकारी के रूप में आपको तत्काल क्या कार्यवाही करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कार्यवाही हम करेंगे, इस टिप पर ध्यान ना दें क्योंकि यह गलत हो सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जनता को सचेत करने के लिए खतरे का प्रचार करेंगे, नहीं, बिल्कुल खतरे का प्रचार नहीं करेंगे। सुरक्षा बढ़ाएं और खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय करें, यही आंसर है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट लग रहा है। संदिग्धों की तलाश में पूरे शहर में तलाशी अभियान चलाएं, ये भी यहाँ पर सही नहीं है। पूरे शहर में आप कहाँ तक तलाशी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, फूड सिक्योरिटी एक्ट आपका कब पारित किया गया था, 2013, 2014, 2015, 2012। तो आंसर आपका हो जाएगा 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए, समितियों की अगर हम बात करें तो भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके किसके थे, ये संचालन समिति के अध्यक्ष थे। जेबी कृपलानी, ठीक है, जेबी कृपलानी किसके थे, ये आपके मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर हम बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू की अगर बात करें तो आपके संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वोमनिया इनिशिएटिव हाल ही में खबरों में था, ये सब क्या है। वोमनिया इनिशिएटिव, देखिए वोमनिया इनिशिएटिव क्या है, प्रधानमंत्री द्वारा मुद्रा योजना PMMY के तहत महिला उद्यमियों पर संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना, STM ढांचे के तहत ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल साक्षरता में प्रशिक्षित करने पर केंद्रित एक कौशल विकास योजना, महिला स्वयं सहायता समूह को पेंशन सहायता प्रदान करने वाली एक सामाजिक सुरक्षा पहल, सार्वजनिक खरीद में महिला नेतृत्व वाले MSME की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट मार्केट प्लेस का एक प्रमुख कार्यक्रम। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका हो जाएगा आपका 4, आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मुख्य क्वांटम संख्या n क्या होता है। मुख्य क्वांटम संख्या n, इसके द्वारा क्या होता है, का मान 0 से इन्फिनिटी हो सकता है, के द्वारा कक्षक की ऊर्जा काफ़ी सीमा तक निर्धारित होती है, कक्षक की त्रिविमीय आकृति को परिभाषित करती है, समन्वय अक्ष के संगत कक्षकों के त्रिविम अभिविन्यास के बारे में जानकारी प्रदान करती है। तो आंसर आपका हो जाएगा, मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा कक्षक की ऊर्जा काफ़ी सीमा तक निर्धारित हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 28, मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या कहा गया था। सभी भारतीयों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, देखिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। तट के किनारे नमक का निर्माण बंद कर दिया जाएगा, ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं था। कैदियों को रिहा नहीं किया जाएगा, ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं था। सभी ने अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्यों की अगर हम बात करें तो बलवंत राय मेहता समिति, आयंगर समिति, स्वर्ण सिंह समिति या ठक्कर समिति। तो आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही पूरा 42वां संवैधानिक संशोधन किया गया था और 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा ही 1976 में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है और मौलिक कर्तव्यों को USSR के संविधान से लिया गया है। 30वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने संग्रहित कार्यक्रम कंप्यूटर की अवधारणा प्रस्तुत की जो डेटा और प्रोग्राम दोनों को मेमोरी में संग्रहित करने में सक्षम थी। एलन ट्यूरिंग, हरमन होलीरिथ, जॉन वॉन न्यूमैन, ब्लेज पास्कल। तो जॉन वॉन न्यूमैन को संग्रहित कार्यक्रम कंप्यूटर के डिजाइन पर उनके काम के लिए जाना जाता है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जॉन वॉन न्यूमैन, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस आर्किटेक्चर को वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के नाम से भी जाना जाता है। 31 क्वेश्चन है, नई विधियों में कितने प्रतिशत मौजूदा प्रावधानों को यथावत रखा गया है। जो आपकी नई विधियां बनाई गई हैं, कानून 3 जो आपराधिक कानून बनाए गए हैं, इसमें 75% यहाँ पर पुरानी वाली विधियों को ही शामिल किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन सी नई विधियाँ हैं आपकी, BNS, BNSS और थर्ड है आपकी BSA। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 32 नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 120 के तहत किसी स्वीकारोक्ति दिलाने या संपत्ति को वापसी के लिए मजबूर करने हेतु स्वेच्छा से उपपत्ति पहुंचाने के लिए अधिकतम सजा क्या है। 5 साल की कैद और जुर्माना, 7 साल की कारावास और जुर्माना, 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, आजीवन कारावास और जुर्माना। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 7 वर्ष तक की कारावास और जुर्माना। नेक्स्ट है, BNSS की धारा 21E के अंतर्गत बॉन्ड शब्द का अर्थ क्या है। तो BNSS की धारा 21E के अंतर्गत बॉन्ड शब्द का अर्थ है प्रतिभू के नेक्स्ट है आपका प्रतिभू के साथ एक वचन, प्रतिभू के बिना एक व्यक्तिगत बंधन, एक वित्तीय सुरक्षा जमा, संपत्ति अंतरण के लिए एक विधिक दस्तावेज। तो आंसर आपका हो जाएगा प्रतिभू के बिना एक व्यक्तिगत बंधन। नेक्स्ट है,
बीएनएसएस की धारा 21I के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है? तो बीएनएसएस की धारा 21I के अंतर्गत क्या परिभाषित किया है? जमानत बॉन्ड, बॉन्ड, इलेक्ट्रॉनिक संचार या जांच। तो आई जो है 21I, इसमें इलेक्ट्रॉनिक संचार को यहाँ पर परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बीएनएसएस की धारा 21, फिर से वही क्वेश्चन आ गया क्या? और हाँ, नेक्स्ट है, फिर से वही रिपीट हो गया है क्या? 34, 33, हाँ, तो इसका तो इलेक्ट्रॉनिक संचार हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 35, व्यक्तियों और संगठनों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है। कौन परिभाषित करता है? आपराधिक कानून, नागरिक कानून, सेवा कानून या नैतिक कानून। तो आपका नागरिक कानून, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जांच लंबित रहने के दौरान पीड़ित महिला को दी जाने वाली छुट्टी की अधिकतम अवधि क्या है? जांच लंबित रहने के दौरान पीड़ित महिला को दी जाने वाली छुट्टी की अधिकतम अवधि कितनी है? 1 माह, 6 माह, 3 माह या जांच के दौरान कोई छुट्टी नहीं दी जा सकती है? 3 माह की छुट्टी यहाँ पर दी जा सकती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। गत वर्ष से क्या अभिप्राय होता है? देखिए, गत वर्ष से क्या अभिप्राय होता है? वित्तीय वर्ष, लेखा वर्ष, कैलेंडर वर्ष, कर निर्धारण वर्ष से ठीक पहले का वित्तीय वर्ष। तो आपका क्या होता है? कर निर्धारण वर्ष से ठीक पहले का वित्तीय वर्ष। नेक्स्ट है आपका, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 4 के अंतर्गत किसी लोक सेवक द्वारा कर्तव्य की उपेक्षा का संज्ञान लेने का अधिकार किसके पास है? पुलिस विभाग, प्रशासनिक जांच समिति, विशेष न्यायालय, अनन्य विशेष न्यायालय, उच्च न्यायालय। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका? किशोर न्याय बोर्ड का गठन किशोर न्याय, बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 की निम्नलिखित में से किस धारा के अनुसार किया जाता है? धारा 18, धारा 32, 10 या फिर धारा 4। तो धारा 4 यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम। देखिए, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ये है, वो सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत मोटर कैब शब्द का अर्थ है कोई भी मोटर वाहन जो किराए या इनाम के लिए ड्राइवर को छोड़कर यहाँ पर कितने से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए निर्मित या अनुकूलित है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका 6 से अधिक यात्री नहीं, 6 से अधिक यात्री से यहाँ पर यात्रियों को ले जाने के लिए नियमित या अनुकूलित नहीं है। ठीक है, तो एंड करते हैं वीडियो को यहाँ पर। थोड़ा जल्दी मैंने वीडियो को यहाँ पर क्वेश्चंस को कराया है, तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। मिलते हैं कल RWA के वीकली मॉक टेस्ट में। जय हिंद।